कल्पना कीजिए कि किसी बच्चे की एक बहुत ही फेवरेट साइकिल है और एक दिन उसके पिता बिना उससे पूछे वो साइकिल किसी और को बेच देते हैं। हाँ, जाहिर है उस बच्चे को तो बहुत बुरा लगेगा ही। बिल्कुल। लेकिन सोचिए जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो उस साइकिल को वापस मांगने के बजाय सीधे किसी तीसरे इंसान को बेच देता है। हाँ, एकदम यही। तो क्या कानूनी तौर पर ऐसा किया जा सकता है? यह सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, क्योंकि आमतौर पर यही माना जाता है कि एक बार जो चीज बिक गई सो बिक गई। सही बात है। लेकिन जब बात कानून की आती है ना, खासकर नाबालिगों की संपत्ति की, तो चीजें इतनी सीधी नहीं होती। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम ऐसे ही एक दिलचस्प मामले का विश्लेषण कर रहे हैं। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के 2025 के एक बहुत अहम फैसला केएस शिवप्पा बनाम के नीलम्मा के दस्तावेज है। बिल्कुल, और इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि अगर माता पिता बिना कोर्ट की अनुमति के नाबालिग की संपत्ति बेच दें तो क्या होगा। क्या बच्चा बालिग होने पर सिर्फ अपने बर्ताव से मतलब बिना कोई केस लड़े उस सौदे को रद्द कर सकता है? यही सबसे बड़ा सवाल है। तो कहानी की शुरुआत रुदप्पा नाम के एक व्यक्ति से होती है। उन्होंने 1971 में अपने 3 नाबालिग बेटों के नाम पर 2 प्लॉट खरीदे, प्लॉट 56 और 57। अच्छा। लेकिन फिर उनसे एक बड़ी गलती हुई। उन्होंने हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट की धारा 8 का उल्लंघन करते हुए प्लॉट 57 कृष्णोजी राव को बेच दिया। और यहाँ धारा 8 को समझना बहुत जरूरी है। ये साफ तौर पर अनिवार्य करती है कि नाबालिग की संपत्ति बेचने से पहले कोर्ट की अनुमति लेनी ही होगी। बिल्कुल, जो कि रुदप्पा ने नहीं ली थी। इसी वजह से पूरा विवाद शुरू हुआ। वो प्लॉट राव से होता हुआ के नीलिम्मा तक पहुंच गया। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब वे तीनों बेटे बालिग होते हैं। अपनी जमीन वापस पाने के लिए उन्होंने कोई सीधा मुकदमा नहीं किया। तो उन्होंने किया क्या? इसके बजाय उन्होंने वही प्लॉट सीधे केएस शिवप्पा को बेच दिया। इस उलझन से एक बड़ा कानूनी सवाल खड़ा होता है कि कानून की नजरों में उस पिता द्वारा किया गया वो पहला सौदा आखिर माना क्या जाएगा। हाँ, यहीं से वॉइडेबल यानी शून्यकरणीय कॉन्ट्रैक्ट की बहस शुरू होती है। मैंने दस्तावेजों में पढ़ा कि कोर्ट ने पिता द्वारा की गई बिक्री को शुरू से ही वॉइड यानी पूरी तरह से शून्य नहीं माना। हाँ, वो सौदा वॉइडेबल था। इसका सीधा सा मतलब है कि वो सौदा तब तक कानूनी रूप से वैध माना जाएगा जब तक कि वे बच्चे बड़े होकर उसे खुद रद्द ना कर दें। मुझे यहाँ एक तार्किक उलझन है। क्या? अगर वो सौदा वॉइडेबल था तो क्या उन लड़कों को 18 साल का होने के बाद कोर्ट जाकर बकायदा एक मुकदमा दायर नहीं करना चाहिए था? नीलम्मा की भी यही दलील थी। मतलब कोई भी इंसान एक रजिस्टर्ड कानूनी सौदे को बस ऐसे ही नजरअंदाज करके जमीन किसी और को कैसे बेच सकता है? रद्द करने के इस तरीके पर उठा ये सवाल ही हमें सुप्रीम कोर्ट के सबसे महत्वपूर्ण फैसले की ओर ले जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रैवलियन और मुल्ला जैसे पुराने और प्रामाणिक कानूनी संदर्भों का हवाला दिया। कोर्ट ने तय किया कि सौदे को रद्द करने के लिए किसी मुकदमे की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो फिर कैसे रद्द होगा? शिप्पा को वो जमीन बेचना ही इस बात का स्पष्ट आचरण था, जिसे अंग्रेजी में यूनिक्विकल कंडक्ट कहते हैं। ये साफ दिखाता है कि वो अपने पिता के सौदे को खारिज कर रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि कानून की इन पुरानी किताबों ने आज के समय के इतने बड़े प्रॉपर्टी विवाद को सुलझा दिया। सिर्फ एक नए बिक्रीनामे को स्पष्ट आचरण मान लिया गया। यही इस फैसले की खूबसूरती है। सच में कोर्ट का मानना है कि जिन बच्चों के अधिकार उनके ही माता पिता ने छीन लिए हों, उन्हें बालिग होने पर न्याय पाने के लिए महंगे और लंबे मुकदमों में धकेलना नाइंसाफी होगी। बिल्कुल सही बात है। उनका एक स्पष्ट कदम जैसे जमीन किसी और को बेचना ही सौदे को रद्द करने के लिए काफी है। मैंने केस के दस्तावेजों में एक और अजीब बात नोटिस की थी। नीलम्मा जो अपनी जमीन वापस मांग रही थीं और जिन्होंने ये पूरा केस किया था, वो खुद गवाही देने कोर्ट गई ही नहीं। हाँ, ये एक बहुत बड़ी रणनीतिक चूक साबित हुई इस केस में। उन्होंने अपनी जगह अपने पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर को भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जानकी वासुदेव भोजवानी केस का हवाला देते हुए एकदम स्पष्ट कर दिया कि जिन बातों की व्यक्तिगत जानकारी सिर्फ वादी को है, उन मामलों में कोई पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर उसकी जगह गवाही नहीं दे सकता। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे कोई अपना ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए अपने अकाउंटेंट को भेज दे। हाँ, एकदम सटीक उदाहरण है ये। जिन बातों का अनुभव सिर्फ आपका है, उनके लिए कटघरे में तो आपको खुद ही खड़ा होना पड़ेगा ना। इस नियम के पीछे एक बहुत ठोस वजह है। कोर्ट में जिरह के दौरान गवाह की सच्चाई और याददाश्त परखी जाती है। एक प्रॉक्सी या प्रतिनिधि कभी भी किसी और के व्यक्तिगत अनुभव की परीक्षा पास नहीं कर सकता।
तो नीलम्मा की इस एक गलती ने उनका पूरा केस कमजोर कर दिया। बिल्कुल। तो अंततः सुप्रीम कोर्ट ने शिवप्पा के पक्ष में फैसला सुनाया और ये साबित हो गया कि शिवप्पा ही उस जमीन के असली मालिक हैं। मतलब प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए ये एकदम क्रेता सावधान वाली स्थिति है। अगर कोई जमीन नाबालिग के नाम पर है तो हमेशा कोर्ट की अनुमति जांचनी चाहिए। और दूसरी बड़ी सीख ये है कि मुकदमे में सिर्फ कागजों या पावर ऑफ अटर्नी के भरोसे मत बैठिए, अपनी गवाही खुद दीजिए। सही कहा। अब इस पूरी चर्चा के बाद एक बड़ा सवाल जहन में आता है। वो क्या? अगर एक अनौपचारिक कदम जैसे कि एक नई बिक्री दशकों पुरानी रजिस्टर्ड डीड को बिना किसी कोर्ट की मुहर के कानूनी रूप से रद्द कर सकता है, तो क्या पता समाज में ऐसे कितने ही सुलझे हुए पारिवारिक संपत्ति विवाद असल में एक टाइम बॉम्ब पर बैठे हैं जो बस किसी बच्चे के 18 साल का होने का इंतजार कर रहे हैं। सोचने वाली बात है।